हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रकाश के प्रकीर्णन का अध्ययन किया था और प्रकाश के प्रकीर्णन के साथ साथ हमने वर्ण विपथन दोष है, कोणीय विक्षेपण और कोणीय विक्षेपण क्षमता जो है उनका अध्ययन हमने किया था। और इनका अध्ययन करने के बाद में हमने प्रकाश के प्रकीर्णन का अध्ययन किया था। प्रकाश के प्रकीर्णन में हमने कहा था कि जब प्रकाश किसी खुरदरे वायुमंडलीय पृष्ठ पर आपतित होता है तो यह सभी दिशाओं में फैल जाता है और ये जो घटना है ये प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। अब जब प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है, इसके लिए रैले ने एक अनुबंध और बताया था कि जो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता जो होती है या प्रकीर्णन की जो मात्रा होती है, प्रकीर्णन की जो मात्रा है या फिर प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, प्रकीर्णन की मात्रा या फिर प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता जो है, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता जो है, ये आपतित होने वाला जो प्रकाश है उसकी तरंगदैर्घ्य लैम्डा की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है ना, मतलब प्रकीर्णन जो है वो लैम्डा की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अधिक होगी तो प्रकीर्णन कम होगा और आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कम होगी तो प्रकीर्णन ज्यादा होगा। इसीलिए देखो, लाल रंग आपने प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ा था और उसमें आपने बोला था लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है, सबसे ज्यादा होती है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा है तो इसके लिए प्रकीर्णन सबसे कम हो जाएगा रैले के अनुसार, और बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम है इसलिए इसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ आपको ये और ध्यान रखना है कि जो प्रकीर्णन होता है वो दो प्रकार का होता है। वो एक तो है प्रत्यास्थ प्रकीर्णन और दूसरा है हमारे पास में अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन। और ये जो अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन है इसे हम लोग रमन प्रभाव भी कहते हैं। ये जो अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन है इसे हम लोग रमन प्रभाव भी कहते हैं। समझ रहे आप मेरी बात? तो यहाँ से अगर हम देखें क्या होता है प्रत्यास्थ प्रकीर्णन और क्या होता है अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन, इसका अध्ययन करने का हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए प्रत्यास्थ प्रकीर्णन, अगर आपतित होने वाले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य और प्रकीर्णित होने वाले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य समान रहती है तब तो ये प्रत्यास्थ प्रकीर्णन है। यदि आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य और प्रकीर्णित प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है वो समान है तो प्रत्यास्थ प्रकीर्णन होगा। और यदि आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य और प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य समान नहीं है, यदि आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य और प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य समान नहीं है तो ये अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन होगा। इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, रमन प्रभाव बोल देंगे। प्रकाश के प्रकीर्णन पे आधारित है, प्रकाश के प्रकीर्णन पे आधारित कुछ दैनिक घटनाओं का हमें अध्ययन करना है जो कि प्रकीर्णन पे ही आधारित होती हैं। उनमें से एक तो आपने देखा था आकाश का नीला रंग, स्वच्छ आकाश का नीला रंग। ठीक है, देखिए आकाश के नीले रंग के बारे में हम देखें क्या होता है इसका कारण। आकाश का नीला रंग, तो यहां से अगर हम देखते हैं, देखिए आकाश का नीला रंग क्या है। देखिए आपको पता है कि वर्ण विक्षेपण जो होता है वो इसके अनुसार होता है, बेंजानी हैप्पीनाला, मतलब सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसकी है, लाल की, और सबसे कम है बैंगनी की। मतलब जैसे जैसे आप बाईं ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे तरंगदैर्घ्य बढ़ती जाएगी, है ना, नहीं घटती जाएगी सॉरी। आप बाईं ओर जाएंगे तो तरंगदैर्घ्य घटती जाएगी, लाल के लिए सबसे ज्यादा है, बैंगनी के लिए सबसे कम है। आप बाईं ओर जाएंगे तो तरंगदैर्घ्य घटती जाएगी। ठीक है ना। तो एक बार देखिए, आप लाल रंग की तरंगदैर्घ्य जो है वो अधिकतम होती है और यहाँ से इस प्रतिरूप के अनुसार लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होने के कारण से, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होने के कारण से इसका जो प्रकीर्णन है वो न्यूनतम होता है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होने के कारण इसका प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। और जो नीला रंग है, ये रहा नीला रंग, नीले रंग की जो तरंगदैर्घ्य है वो लाल रंग से कम होती है, नीले रंग की तरंगदैर्घ्य लाल रंग से कम होती है और इसलिए नीले रंग का जो प्रकीर्णन है वो लाल रंग से अधिक होता है। ठीक है ना। वास्तव में जो बैंगनी रंग है इसकी तरंगदैर्घ्य तो नीले से भी कम होती है, तो इसलिए इसका जो प्रकीर्णन है वो नीले से भी ज्यादा होता है। लेकिन नीला रंग हमारी आंखों के लिए अधिक सुग्राही होता है, इसलिए हमें आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। ठीक है ना। नीला रंग हमारी आंखों के लिए अधिक सुखदायी होता है, इसलिए हमें आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? उसके बाद में आप देखिए, इसके बाद इसके अलावा आप एक चीज और देखिएगा, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अधिकतम थी इसलिए इसका प्रकीर्णन न्यूनतम हो गया। नीले रंग की तरंगदैर्घ्य लाल रंग से कम होने के कारण से इसलिए इसका जो प्रकीर्णन है वो लाल रंग से अधिक हो गया। वास्तव में बैंगनी की तरंगदैर्घ्य नीले से भी कम होती है, इसलिए इसका जो प्रकीर्णन है वो लाल से नीले से भी अधिक होता है। लेकिन
लेकिन नीला रंग हमारी आंखों के लिए अधिक सुखदायी होता है, इसलिए हम लोग हमें आकाश जो है कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। ऐसे ही बादलों का सफेद दिखाई देना, बादलों का सफेद रंग इसी के आधारित होता है। बादलों का सफेद रंग, देखिए बादलों का सफेद रंग जो है इसके बारे में अगर आप देखें तो उससे पहले एक बात ध्यान रखना, आपने बोला था कि प्रकीर्णन जो है अगर खुरदरे वायुमंडलीय पृष्ठ पर अगर कोई प्रकाश की किरण आपतित होगी तो प्रकीर्णन होगा, और अगर ये प्रकीर्णन जो है ये किसी बड़े वायुमंडलीय पृष्ठ से होता है, बड़े वायुमंडलीय कण से होता है, तो फिर ये जो प्रकीर्णन है वो प्रत्येक रंग के लिए समान होता है, ठीक है ना। सारे रंगों का जो प्रकीर्णन है वो समान होगा, मतलब उनका प्रतिबिंब एक जगह पे बनेगा, और अगर प्रतिबिंब एक जगह पे बनेगा, सारे रंग मिक्स हो गए तो सारे रंगों के मिश्रण से एक रंग बनता है, कौन सा, श्वेत प्रकाश, सफेद रंग बनता है, ठीक है ना। तो वास्तव में जब प्रकीर्णन किसी बड़े वायुमंडलीय पृष्ठ से होता है तो सभी रंगों का प्रकीर्णन लगभग समान होता है, जिससे उनके प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर प्राप्त होते हैं, और इसी कारण से हमें जो बादल है वो कैसे दिखाई देते हैं, सफेद दिखाई देते हैं। बादल आप देखो कितना बड़ा पृष्ठ है, इस इतने बड़े पृष्ठ पर जब प्रकाश आपतित होगा, खुरदरा भी है, जब इतने बड़े पृष्ठ पर प्रकाश आपतित होगा तो इस प्रकाश का प्रकीर्णन सारे सभी रंगों के लिए इसका जो प्रकीर्णन है वो लगभग समान होगा, और प्रकीर्णन अगर लगभग समान होता है सारे रंगों के लिए, यदि सारे रंगों के लिए प्रकीर्णन लगभग समान होता है तो आप ये बोल सकते हो सभी रंगों के जो प्रतिबिंब वो एक ही बिंदु पर प्राप्त होंगे, इसलिए जो बादल है वो हमें सफेद रंग का दिखाई देता है, ठीक है, समझ गए आप मेरी बात को। एक है सूर्य का रक्ताप दिखाई देना, है ना, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताप, रक्ताप मतलब लाल के जैसा, रक्ताप का मतलब होता है रक्त के समान आभा, आभा मतलब रंग, रक्त के समान आभा, है ना, लाल रंग का दिखाई देता है, रक्त के समान लाल रंग का दिखाई देता है, ठीक है ना, रक्ताप, ठीक है। इसका कारण आप देखिए, इसके बारे में जब आप देखेंगे तो इससे पहले मैं आपको एक बात ये बता देता हूँ कि जब सूर्य का जो प्रकाश है उसको बहुत दूरी से आना पड़ता है, उसको अगर बहुत ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, तो यदि सूर्य के प्रकाश को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है तो उस स्थिति में जो न्यूनतम प्रकीर्णित भाग होता है, रंग होता है, वो दिखाई देता है। अगर प्रकाश को बहुत ज्यादा दूरी तय करनी होगी, यदि प्रकाश की जो किरण है उसको बहुत ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है तो न्यूनतम प्रकीर्णित रंग हमें दिखाई देता है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। अब सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है उस प्रकाश को बहुत ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, ठीक है ना, सूर्य से आने वाले प्रकाश को बहुत ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, और अगर इसको इतनी ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, सूर्य से आने वाले प्रकाश को बहुत अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, और अगर इसे इतनी अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, अगर इसे इतनी अधिक दूरी तय करनी पड़ती है तो हम ये कह सकते हैं कि इसका न्यूनतम प्रकीर्णित भाग जो दिखाई देगा, और लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होने के कारण से इसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम, इसका जो प्रकीर्णन है वो न्यूनतम होता है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होने के कारण इसका प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, और इस न्यूनतम प्रकीर्णन के कारण से ही हमें सूर्य जो कैसा दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है, ठीक है ना, अपने चारों तरफ सूर्य जो है वो लाल रंग का दिखाई देता है, ठीक है, इस कारण से दिखाई देता है। मतलब हमने बोला कि जब किसी प्रकाश की किरण को अत्यधिक दूरी तय करनी होती है, जब किसी प्रकाश की किरण को अत्यधिक दूरी तय करनी पड़ती है तो न्यूनतम प्रकीर्णित भाग दिखाई देता है, और लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होने के कारण से इसका प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। इसी कारण से सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताप दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। ये था हमारे पास में प्रकीर्णन पे आधारित कुछ घटनाओं का अध्ययन। अब एक प्रश्न और बनता है यहाँ पे कि एक प्रश्न बनता है, देखिए यहाँ पे कि जो अंतरिक्ष यात्री है, अंतरिक्ष यात्री जो है उसको जो आकाश है वो नीला दिखाई देता है, नहीं सॉरी काला दिखाई देता है, क्यों? अभी हमने बोला कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, आकाश नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण से, हमने बोला
अब हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश है वो काला दिखाई देता है, क्यों? इस क्यों का जवाब सुनिए, अंतरिक्ष में माध्यम की अनुपस्थिति होती है और माध्यम नहीं होने के कारण से प्रकीर्णन नहीं हो पाता, इसलिए आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई देता है। समझ गए आप मेरी बात को? अंतरिक्ष में माध्यम की कमी होती है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को वहां पे प्रकीर्णन नहीं होता, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अब कुछ घटनाओं का हमें अध्ययन करना है। देखिए, करते हैं प्रयास इनका अध्ययन करने के लिए। अब हम देखते हैं जैसे इंद्रधनुष के बारे में क्या है। जैसे इंद्रधनुष, अब देखिए इंद्रधनुष का अध्ययन अगर हम करें, क्या होता है इंद्रधनुष, इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए इंद्रधनुष क्या है, देखना इंद्रधनुष क्या होता है, इसका अध्ययन अगर हम करें। पहली बात तो आप देखिए इंद्रधनुष जो है ना वो संयुक्त प्रभाव है, और किस किस का संयुक्त प्रभाव है उसको हम देखते हैं। पहली बात, जो इंद्रधनुष है वो संयुक्त प्रभाव है, ठीक है ना, कई घटनाओं से मिलकर बनता है, ठीक है। और ये संयुक्त प्रभाव किन किन चीजों का है, ध्यान से देखना। इंद्रधनुष तो सामान्यतः आप बारिश के मौसम में देखते भी हैं, बारिश के मौसम में इंद्रधनुष बनता है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए संयुक्त प्रभाव है, और वो किसका किसका संयुक्त प्रभाव है? एक तो अपवर्तन, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, 7 रंगों में प्रकाश विभाजित हुआ था उसको वर्ण विक्षेपण कहते हैं, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, इन तीनों का संयुक्त प्रभाव होता है, ठीक है। अब आपको पता है कि इंद्रधनुष बनता कब है? जब या तो हल्की बारिश आ रही होती है तब बनता है, और या फिर जब बारिश के बाद में आसमान साफ होता है तब इंद्रधनुष बनता है। इन दो स्थितियों में होते हैं, ठीक है ना। देखो वास्तव में जो वर्षा की जो जल की जो छोटी बूंद होती है वो भी एक प्रिज्म की भांति व्यवहार करती है, ठीक है ना। जल की एक छोटी बूंद भी किसकी भांति व्यवहार करती है? एक प्रिज्म की भांति व्यवहार करती है। और जब बारिश के बाद, जब वर्षा के बाद आसमान साफ हो या फिर हल्की बारिश हो रही हो, जब वर्षा के बाद आसमान साफ हो या हल्की बारिश हो रही हो, तब हमें एक धनुष के समान 7 रंगों की आकृति दिखाई देती है। तब हमें धनुष के समान एक 7 रंगों की आकृति दिखाई देती है, और ये जो 7 रंगों की आकृति होती है इसे हम क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। जब वर्षा के बाद आसमान साफ हो या हल्की बारिश आ रही हो तो धनुष के समान, तो हमें धनुष के समान एक 7 रंगों की आकृति दिखाई देती है जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। तब हमें धनुष के समान 7 रंगों की एक आकृति दिखाई देती है जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। समझ गए आप मेरी बात को? अब ये जो इंद्रधनुष है इसका अध्ययन आपने किया, इसके बारे में अगर हम देखें आगे और देखने का प्रयास करें हम लोग इसमें, तो देखिए आपने ये जो इंद्रधनुष है संयुक्त प्रभाव होता है किसका किसका? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, अपवर्तन का और प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का संयुक्त प्रभाव होता है, ठीक है ना। यदि रंगों का जो क्रम है वो लाल से बैंगनी की ओर होता है, यदि रंगों का जो क्रम है वो लाल से बैंगनी की ओर होता है, मतलब ऊपर तो लाल रंग होगा और नीचे बैंगनी रंग होगा, ठीक है ना। यदि रंगों का जो क्रम है वो लाल से बैंगनी की ओर होता है तो प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है, और यदि रंगों का क्रम बैंगनी से लाल की ओर होता है, मतलब ऊपर तो बैंगनी रंग और नीचे लाल रंग, तो फिर कौन सा इंद्रधनुष मिलता है? द्वितीयक इंद्रधनुष मिलता है, ठीक है ना। वास्तव में 2 ही नहीं, एक साथ में 7 इंद्रधनुष बन सकते हैं, लेकिन वो बनते हैं हिल स्टेशन पे, ठीक है ना। जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां पे 7 इंद्रधनुष बनते हैं एक के पीछे, ठीक है ना। ये पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे पीछे तक 7 इंद्रधनुष बनते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना आपकी प्राथमिक इंद्रधनुष जो है वो स्पष्ट दिखाई देता है, दूसरा इंद्रधनुष थोड़ा धुंधला होता है पहले की तुलना में, तीसरा और धुंधला होता है, और 7वां तो एकदम लास्ट में नेग्लिजिबल इंटेंसिटी का होता है, ना के बराबर तीव्रता का ही होता है, ठीक है ना। बहुत ध्यान से देखने पे ही दिखाई देता है हल्का सा। मतलब आप ये बोल सकते हो, इंद्रधनुष के बारे में हमने क्या बोला? इंद्रधनुष में हमने बोला कि जब वर्षा के बाद आसमान साफ हो या हल्की बारिश आ रही हो तो आसमान में धनुष के समान एक 7 रंगों की आकृति दिखाई देती है जिसे इंद्रधनुष कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो इंद्रधनुष है इसमें यदि इंद्रधनुष में रंगों का क्रम लाल से बैंगनी की ओर है, लाल रंग ऊपर और नीचे बैंगनी रंग, सबसे नीचे बैंगनी रंग, तो इसे प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं।
और यदि रंगों का जो क्रम है वो बैंगनी से लाल की ओर है तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे कौन सा इंद्रधनुष कहते हैं, द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। देखो कारण देख लीजिए आप, जैसे ये एक बारिश की एक बूंद है, हालांकि अभी प्राथमिक और द्वितीयक दोनों इंद्रधनुष नहीं बन रहे हैं, इन दोनों के निर्माण के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये यहाँ से हमने एक श्वेत प्रकाश की जो किरण है वो इस वर्षा की बूंद पे, बारिश की इस बूंद पे हमने श्वेत प्रकाश आपतित किया है। श्वेत प्रकाश सफेद रंग का ये प्रकाश होता है। ये जो श्वेत प्रकाश है इसका यहाँ पे वर्ण विक्षेपण भी हो जाएगा और अपवर्तन भी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे इसका वर्ण विक्षेपण हो जाएगा तो सारे रंग अलग अलग हो जाएंगे। हमें तो दो रंगों को देखना है, बाकी तो इनके बीच में ही चलते हैं, लाल और बैंगनी के बीच में रहेंगे बाकी। तो आपने बोला कि जो बैंगनी रंग होता है उसका विचलन जो है वो ज्यादा होगा और लाल रंग का जो विचलन है वो कम हो जाएगा, ठीक है ना, न्यूनतम होता है। तो देखिए ये जो लाल रंग का प्रकाश है इसका विचलन तो हुआ न्यूनतम, ठीक है, लाल रंग यानी रेड कलर के लिए हो गई, और बैंगनी रंग का जो प्रकाश है इसका विचलन हो गया अधिकतम, ठीक है ना, ये बैंगनी रंग का प्रकाश हो गया। अब यहाँ इसका क्या होता है, पूर्णांतिक परावर्तन होता है और इस प्रकार से आगे यहाँ से इसका अपवर्तन हो जाएगा और ये जो प्रकाश है ये इस प्रकार से निर्गत हो गया। कितने कोण पर निर्गत होता है, ये 40 डिग्री कोण पर निर्गत होता है, ठीक है ना। कौन सा प्रकाश, बैंगनी रंग का प्रकाश, ठीक है ना। बैंगनी रंग की जो किरण है वो 40 डिग्री पर निर्गत हो गई और यहाँ से जो लाल रंग का प्रकाश था इसका यहाँ पे क्या हो गया, पूर्णांतिक परावर्तन हो गया, तो यहाँ आ गया, यहाँ से इसका अपवर्तन होगा और ये जो प्रकाश की किरण है ये इस प्रकार से आ गई और कितने डिग्री पर निर्गत हो गई, ये 42 डिग्री पर निर्गत हो गई, ठीक है, आ गया समझ में। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, देखिए कम कोण पर कौन निर्गत होता है, बैंगनी रंग का प्रकाश निर्गत होता है। अधिक कोण पर कौन सा किरण निर्गत हो रही है, कौन सा प्रकाश निर्गत हो रहा है, लाल प्रकाश निर्गत होता है, ठीक है ना। तो हमने अभी तक क्या बोला उसके बारे में हम देखते हैं। इंद्रधनुष की परिभाषा में हमने बोला कि जब वर्षा के बाद आसमान साफ हो या हल्की बारिश हो रही हो, तो जब वर्षा के बाद आसमान साफ हो या हल्की बारिश हो रही हो तो आकाश में धनुष के समान एक 7 रंगों की आकृति दिखाई देती है जिसे इंद्रधनुष कहते हैं, ठीक है। और ये जो इंद्रधनुष है इसमें यदि रंगों का क्रम कैसा हो, लाल से बैंगनी की ओर, लाल रंग ऊपर और बैंगनी रंग नीचे, लाल से बैंगनी की ओर हो तब तो इसे प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। और यदि इसमें रंगों का क्रम बैंगनी से लाल की ओर है, मतलब बैंगनी रंग ऊपर है और लाल रंग नीचे है, तो इसे द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। और जो द्वितीयक इंद्रधनुष होता है वो प्राथमिक इंद्रधनुष की तुलना में धुंधला होता है, ठीक है ना। द्वितीयक इंद्रधनुष जो होता है वो प्राथमिक इंद्रधनुष की तुलना में धुंधला होता है। क्यों धुंधला होता है उसका भी कारण मैं आपको बताऊंगा। देखिए हम लोग इंद्रधनुष के निर्माण के किरण आरेख को समझने का प्रयास करते हैं। 40 डिग्री पे तो बैंगनी रंग निर्गत होता है और 42 डिग्री पे कौन सा रंग निर्गत होता है, लाल रंग निर्गत होता है। देखते हैं, देखिए जैसे ये हमारे पास में क्षैतिज पृष्ठ है, पृथ्वी का तल है, यहाँ से हम लोग इसको देखेंगे, इस पृथ्वी के तल से हम इसको देखेंगे। ये जैसे हमारे पास में वर्षा की कोई बूंद है, ये जैसे हमारे पास में है वर्षा की कोई बूंद, और ये जो बूंद है इसको हमने ले लिया जैसे P1, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपने क्या बोला है, वर्षा की जो बूंद है इसको अगर हम देखें तो यहाँ से आप देखिए क्या बोल दिया हमने, जैसे ये हमारे पास में कोई प्रकाश की किरण है, ठीक है, यहाँ से इसका वर्ण विक्षेपण हो गया नहीं, और यहाँ पे इसका पूर्णांतिक परावर्तन होगा और इस प्रकार से ये बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना। और ये जो प्रकाश की किरण है कितने कोण पर निर्गत हो रही है, 40 डिग्री कोण पर निर्गत हो रही है। 40 डिग्री कोण पर निर्गत हो रही है मतलब कौन सा प्रकाश हो गया, बैंगनी रंग का प्रकाश हो गया, ठीक है ना। दूसरी बूंद देखो, जैसे ये हमारे पास में कोई दूसरी बूंद हो गई, P2 मान लिया इसको हमने, ये हमारे पास में कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है और यहाँ पे इसका वर्ण विक्षेपण भी हो गया और अपवर्तन भी हो गया, यहाँ हो गया इसका पूर्णांतिक परावर्तन और यहाँ से इसका अपवर्तन होगा और अपवर्तन के पश्चात ये जो प्रकाश की किरण है ये इस हिसाब से निर्गत हो जाएगी। तो यहाँ से अगर हम देखें इस हिसाब से निर्गत हो गई और अभी ये जो प्रकाश की किरण है कितने कोण पर निर्गत हो रही है, 42 डिग्री कोण पर निर्गत हो रही है। तो ये 42 डिग्री कोण पर निर्गत होती है तो कौन सा प्रकाश है, ये लाल रंग का प्रकाश है। ये जो इंद्रधनुष है ये कौन सा है, यहाँ पे ये इंद्रधनुष जो कौन सा है, प्राथमिक इंद्रधनुष है। और ये जो प्राथमिक इंद्रधनुष है इसमें दर्शन कोण कितना होता है, दर्शन कोण, इन दोनों का अंतर कर लो, इन दोनों कोणों का अंतर 42 और 40 का अंतर करो, कितना आ जाएगा, 2 डिग्री हो गया। कितना चक्रीय प्रक्रम है ये, यहाँ पे 2 बार तो अपवर्तन हो गया और 1 बार पूर्णांतिक परावर्तन हो गया,
है ना, 2 बार तो अपवर्तन हुआ है और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ है। तो कितना चक्रीय प्रक्रम हो गया, 3 चक्रीय प्रक्रम है, ठीक है, 3 चक्रीय प्रक्रम है। और इसमें रंगों का जो क्रम है वो कितना हो गया हमारे पास में, लाल से बैंगनी की ओर, है ना, रेड टू वायलेट, ऊपर तो लाल रंग है और नीचे बैंगनी रंग। ये तो प्राथमिक इंद्रधनुष है। और इसमें जो प्रकाश की किरण है वो बूंद में ऊपर की ओर आपतित होती है, ठीक है ना, प्रकाश की जो किरण है वो बूंद में ऊपर की ओर आपतित होती है। मैं आपको साथ साथ में अंतर और बता रहा हूँ प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष में, देखना। अब जैसे ये हमारे पास में वर्षा की बूंद हो गई, P3 नाम दे दिया हमने इसको, और इसमें जो प्रकाश की किरण है इस हिसाब से आपतित हो रही है, ठीक है। यहाँ इसका क्या हो गया, अपवर्तन हो गया, इस हिसाब से चली गई। यहाँ इसका पूर्णांतिक परावर्तन हो गया तो इस हिसाब से आ गई। यहाँ पे फिर इसका पूर्णांतिक परावर्तन हो जाएगा और ये निर्गत हो जाएगी इस हिसाब से, ठीक है। और ये जो प्रकाश की किरण है कितने कोण पर निर्गत हुई है, 50 डिग्री कोण पर निर्गत होती है, ठीक है ना, समझ गए आप मेरी बात को। और ये जो प्रकाश की किरण कैसे रंग की है, लाल रंग की प्रकाश की किरण, ठीक है। और ये कोई चौथी बूंद आपने ले ली P4, इस पे ये प्रकाश की किरण आपतित हो रही है हमारे पास में। यहाँ इसका अपवर्तन हो गया, यहाँ से इसका पूर्णांतिक परावर्तन हुआ, फिर पूर्णांतिक परावर्तन हुआ, यहाँ से फिर से इसका क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। और ये जो प्रकाश की किरण कितने डिग्री पर निर्गत हुई है, 53 डिग्री पे, 53 डिग्री पर ये निर्गत हो गई, ठीक है ना। और ये प्रकाश की किरण कौन से रंग की है, वायलेट, बैंगनी कलर की, ठीक है ना। ये जो इंद्रधनुष है द्वितीयक इंद्रधनुष है, इसके बारे में आप देखिए, सेकेंडरी रेनबो द्वितीयक इंद्रधनुष है ना। इसमें दर्शन कोण 50 और इस 53 का अंतर देखिए, दर्शन कोण, विजुअल एंगल, दर्शन कोण जो है इसके बारे में अगर हम देखें कितना हो जाएगा, वो 3 डिग्री हो जाएगा। दर्शन कोण जितना ज्यादा होगा इंद्रधनुष उतना ही कम दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा, ठीक है ना। दूरी से तो ज्यादा दिखाई दे देगा आपको, लेकिन वो धुंधला दिखाई देगा, समझ गए आप मेरी बात को। तो ये हो गया इसका दर्शन कोण, 3 डिग्री है हमारे पास भैया। और ये कितना चक्रीय प्रक्रम है, देखो 2 बार तो यहाँ पे अपवर्तन हो गया, 2 बार यहाँ पे पूर्णांतिक परावर्तन हो गया, ठीक है ना। तो 4 चक्रीय प्रक्रम होता है, ठीक है ना। जो द्वितीयक इंद्रधनुष है वो 4 चक्रीय प्रक्रम होता है, ठीक है। और इसमें रंगों का जो क्रम होता है वो बैंगनी से लाल की ओर होता है। ऊपर तो कौन सा रंग है, बैंगनी रंग है, और नीचे कौन सा रंग है, लाल रंग है, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात को। ये जो इंद्रधनुष दिखाई देता है प्राथमिक इंद्रधनुष, ये कैसा होता है, तीव्र होता है। और ये जो इंद्रधनुष है द्वितीयक इंद्रधनुष है ये धुंधला होता है, ठीक है, धुंधला इंद्रधनुष बनता है, समझ गए आप मेरी बात। इसके अलावा एक बात और देखिएगा, जो प्राथमिक इंद्रधनुष है इसमें जो प्रकाश की किरण नीचे से आपतित होती है, ऊपर से आपतित होती है, सॉरी, है ना, प्रकाश की किरण ऊपर से आपतित होती है, ठीक है, और इसमें नीचे से आपतित होती है, समझ गए आप मेरी बात को। द्वितीयक इंद्रधनुष में प्रकाश की किरण नीचे से आपतित होती है, समझ गए, ठीक है ना। ये था इंद्रधनुष के बारे में। तो आप इंद्रधनुष में आपने क्या बोला, इंद्रधनुष में हमने बोला कि जब वर्षा के बाद आसमान साफ हो या हल्की बारिश हो रही हो तो आसमान में धनुष के समान एक 7 रंगों की आकृति दिखाई देती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। और जो इंद्रधनुष होता है उसमें यदि रंगों का क्रम लाल से बैंगनी की ओर हो, ऊपर लाल रंग और नीचे बैंगनी रंग, तो इसे हम प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। और यदि रंगों का क्रम बैंगनी से लाल की ओर हो तो इसे हम लोग द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। हालांकि द्वितीयक इंद्रधनुष जो होता है वो प्राथमिक इंद्रधनुष की तुलना में धुंधला होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की तुलना में धुंधला होता है, ठीक है। अब देखिए जैसे हमारे पास में ये देखें हम लोग यहाँ पे, जैसे ये देखिए आपने यहाँ पे प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, यहाँ इसका अपवर्तन हो गया, यहाँ पे आ गई पूर्णांतिक परावर्तन हुआ, यहाँ आ गई इसका फिर से अपवर्तन हो गया, ये बाहर निकल गई, 40 डिग्री कोण पर निर्गत हो गई। ये प्रकाश की किरण लाल रंग की थी जो कि 42 डिग्री पर निर्गत हो गई, मतलब ये 40 पे और ये 42 पे। बाकी के जो रंग हैं इस लाल और बैंगनी की किरणों के बीच में ही आ जाएंगे, ठीक है ना। बाकी के रंग इनके बीच में है, सबसे ऊपर तो आ गया लाल रंग और सबसे नीचे आ गया बैंगनी रंग, समझ गए आप मेरी बात को, ठीक है ना। द्वितीय और प्राथमिक इंद्रधनुष में अंतर देखिए। प्राथमिक इंद्रधनुष के लिए दर्शन कोण 2 डिग्री है तो इसमें दर्शन कोण 3 डिग्री है। प्राथमिक इंद्रधनुष 3 चक्रीय प्रक्रम है और ये 4 चक्रीय प्रक्रम है। इसमें रंगों का क्रम लाल से बैंगनी की ओर होता है तो इसमें बैंगनी से लाल की ओर होता है। ये प्रबल इंद्रधनुष होता है तो ये धुंधला होता है। इसमें सूर्य प्रकाश की जो किरण है वो बूंद पे ऊपर की ओर से आपतित होती है और इसमें नीचे की ओर से आपतित होती है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। ये अंतर है इंद्रधनुष का। इंद्रधनुष के निर्माण के लिए भी कुछ शर्तें होती हैं और वो शर्तें देखिए क्या होती हैं।
वो शर्त ये है कि या तो बारिश के बाद में आसमान साफ होगा और या फिर हल्की बारिश आ रही होगी, ठीक है ना। या तो बारिश के बाद में आसमान साफ होगा या फिर हल्की बारिश आ रही होगी। और इसके अलावा एक बात और है, और वो ये है कि सूर्य जो है वो प्रेक्षक जो है उसके पीठ के पीछे तो क्या होना चाहिए, बादल होना चाहिए, ठीक है ना। और सामने क्या होना चाहिए, सूर्य होना चाहिए। समझ गए आप मेरी बात को, ठीक है ना। दोपहर के समय में कभी भी जो इंद्रधनुष है वो नहीं दिखाई देता। दोपहर के समय में कभी भी इंद्रधनुष नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि इस समय में जो सूर्य होता है वो प्रेक्षक के सिर के ऊपर होता है, एकदम लंबवत होता है, ठीक है ना। समझ गए मेरी बात को आप? मतलब होना कैसे चाहिए, प्रेक्षक जो है उसके पीठ के पीछे तो सूर्य होना चाहिए और सामने की तरफ क्या होना चाहिए, बादल होना चाहिए। समझ गए आप मेरी बात को, ठीक है ना। सामने की तरफ क्या होना चाहिए, बादल होना चाहिए, तब हमें क्या दिखाई देगा, इंद्रधनुष दिखाई देगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो ये तो था इंद्रधनुष। इंद्रधनुष के बारे में हमने अध्ययन किया है। अब इससे आगे कुछ बिंदुओं की चर्चाएं हम अगले पीरियड में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।